हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस प्राइड। हम सीटिंग अरेंजमेंट्स की बात कर रहे थे और अभी तक हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग पैटर्न के हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब वैसे ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मिसलेनियस थोड़े अलग पैटर्न क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये पहला क्वेश्चन है, ये भी दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है आरआरबी जेई का, तो उसे शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है, जे के एल एम एन एक्स वाई एंड जेड आर प्लेइंग अ गेम स्टैंडिंग इन अ सर्कल फेसिंग आउटवर्ड्स। तो जे के एल एम एन एक्स वाई और जेड जो है वो एक गेम खेल रहे हैं, एक खेल खेल रहे हैं एक सर्कल के अराउंड, एक सर्कल की परिधि में, एक गोले की परिधि में, और वो आउटवर्ड फेस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फेसिंग आउटवर्ड्स। थोड़ा थोड़ा कम्प्लेक्सिटी और सटलिटी का ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि इनवर्ट फेस करते हैं ज़्यादातर। तो जब भी जब हमारे पास समय कम होता है तो हम एकदम टूट पड़ते हैं क्वेश्चंस पर, तो ये ध्यान नहीं देते कि ये फेस किधर कर रहा है और फ्रेम कैसा है, टुवर्ड्स द सेंटर है या आउटवर्ड्स है, आउट ऑफ द सेंटर है, ये हम नहीं ध्यान देते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान देना है। और यहाँ और कई बार ऐसा होता था कि पहले बोल देता था कि 6 फ्रेंड्स या 8 फ्रेंड्स या 7 फ्रेंड्स, ABCDEFGH, इस तरह से। यहाँ पर वो भी नहीं दिया। यहाँ पर आपको यू एक्चुअली हैव टू काउंट, आपको गिनना पड़ेगा यहाँ पर कितने लोग हैं। तो जे के एल एम एन एक्स वाई एन जी, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लोग हैं, गेम खेल रहे हैं एक सर्कल के अराउंड। तो एल, अब हम सर्कल को बना लेते हैं। तो ये सर्कल है, 8 फ्रेंड्स हैं, तो हम 8 लोग इस तरह से बना देंगे। ये आउटवर्ड फेस कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। अब हम कंडीशंस को देखते हैं। L इज नाइदर द नेबर ऑफ J, L इज नाइदर द नेबर ऑफ J नॉर ऑफ Y। L जो है ना ही J का नेबर है, ना ही J का पड़ोसी है, नॉर ऑफ Y, और ना ही Y का पड़ोसी है, Y का नेबर भी L नहीं है। ये एक इनडायरेक्ट क्लू है, ये डायरेक्ट नहीं है, ये सीधा क्लू नहीं है, तो इसको हम अभी रहने देते हैं। दूसरी कंडीशन है, M इज द नेबर ऑफ J, M J का नेबर है, J का पड़ोसी है, बट नॉट ऑफ, यहां पर ऑफ होना चाहिए, आई एम सो सॉरी, बट नॉट ऑफ J, बट नॉट ऑफ Z। तो M इज द नेबर ऑफ J, M जो है J का नेबर है, पड़ोसी है, लेकिन Z का पड़ोसी नहीं है, बट नॉट ऑफ Z, M Z का पड़ोसी नहीं है। N इज द नेबर, अब आगे ये भी एक इस क्लू में भी उतना मज़ा नहीं आ रहा, मतलब ये सर्टेनली वो वाला क्लू नहीं है, हम यहाँ पर देख सकते हैं जिससे हम क्वेश्चन को शुरू कर सकें। अब देखते हैं, N इज द नेबर ऑफ Z एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ X। इस क्लू में मज़ा आ रहा है हमको, क्योंकि ये डायरेक्ट क्लू है और काफ़ी ये स्पेस घेरेगा। हमें उसी क्लू से, उसी कंडीशन से हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत करनी है जहाँ से हमको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिले, सबसे ज़्यादा जानकारी मिले, विजुअली हम चीज़ों को देख पाएँ, जो कंडीशन है उसको विजुलाइज कर पाएँ, इस तरह से हमें क्वेश्चन को शुरू करना है। तो यहाँ पर देखिए, N इज द नेबर ऑफ Z, N Z का नेबर है एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ X, X के थर्ड राइट में है, इज थर्ड टू द राइट ऑफ X। तो N जो है Z का नेबर है और थर्ड टू द राइट ऑफ X, X के थर्ड राइट में है। तो हम X को यहाँ बैठा देते हैं, और जैसा कि बता चुके हैं कि आउटवर्ड फेस कर रहा है, तो X के थर्ड राइट में N को बैठाना है हमें। तो X का थर्ड राइट ये आउटवर्ड फेस कर रहा है, तो इसका राइट ये होगा, X का इमीडिएट राइट ये वाला कंडीशन, ये वाला प्लेस होगा, X का सेकंड राइट ये होगा, और X का थर्ड राइट ये होगा। तो N यहां पर आएगा। N इज द नेबर ऑफ Z एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ X। तो Z का इमीडिएट नेबर है, तो हम इस तरह से छोटा छोटा यहां पर ऐसा Z लिख देते हैं सर्कल के अंदर, कंडीशन वो करने के लिए। और जैसा मैं बता चुका हूं, नोटेशन जो है
कस्टमाइज रखिए, जैसा आपको समझ में आता है या जिस नोटेशन से आप कंफर्टेबल हैं आप वो यूज़ किया करिए। तो हमें बस क्वेश्चन सॉल्व करना है और कंडीशन जो है वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए, कंडीशन को हमें गलत नहीं करना है कभी भी। अगर हमें क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना पड़े सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल में, और ऐसे इसी टाइप के असॉर्टेड क्वेश्चन जो होते हैं, ब्लड रिलेशन का हो गया या फिर डायरेक्शन सेंस का हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जो पैसेज के फॉर्म में होते हैं, पैसेज होता है एक, अगर आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा है मतलब आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि बहुत समय जाएगा। और कई बार ऐसा होता है एक ही गलती आदमी बार बार कर देता है एग्जाम के प्रेशर में, या जब टाइम की कमी होती है, समय का कमी होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, एक ही स्ट्रोक में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो आगे देखते हैं, k इज द नेबर ऑफ x, k जो है x का नेबर है एंड इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ m। अब हम यहां से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो n z का नेबर था, L इज नाइदर द नेबर ऑफ J और Y, तो L ना ही Y का नेबर है और ना ही J का नेबर है, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, ये Y है। या मैं अगर जब दो लोगों के बारे में कंडीशन दी होती है कि ना इसका नेबर है ना उसका नेबर है, तो हम इस तरह से बना सकते हैं। आप चाहें तो कन्वेंशनली इस तरह से भी बना सकते हैं जल्दी जल्दी, n इज नॉट अ नेबर ऑफ y एंड l इज नॉट अ नेबर ऑफ j एज वेल। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, जिस तरह से भी आपको सही लगता है। अब m इज द नेबर ऑफ j, m जो है वो j का नेबर है, m इज द नेबर ऑफ j बट नॉट ऑफ z। m का तो नेबर है j, j का तो नेबर है लेकिन z का नेबर नहीं है, तो उसको हम ऐसे क्रॉस कर देंगे। अब देखते हैं, k इज द नेबर ऑफ x, k x का नेबर है, k इज द नेबर ऑफ x एंड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ m। k जो है m के फोर्थ लेफ्ट में है, इसे हम इस तरह से बना देंगे। तो सारी कंडीशन हमने नोट डाउन कर ली हैं, नेबर ऑफ j बट नॉट ऑफ z। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम k और m से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम स्पेस को कवर कर रहा है, इसमें 5 प्लेसेस कवर हो रही हैं। m के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये z का नेबर नहीं है और j का नेबर है। तो हम देखते हैं m को हम कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं। m को अगर सपोज हम कंडीशन लेके चलते हैं, n के z के लिए हमारे पास ये दोनों जगह थी, n का z इमीडिएट नेबर है। तो सपोज हम पहली कंडीशन ये लेते हैं कि z अगर यहाँ पर है, ये वाली कंडीशन को हम मान लेते हैं z इज हियर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि z का इमीडिएट नेबर m नहीं है, तो m यहाँ पर नहीं हो सकता। तो हम बाकी स्पेसेस को देखेंगे। हमने ये पहली कंडीशन ली है जो मैंने ब्लू में बनाया हुआ है, ये हमारा पहला पॉसिबिलिटी है जो हम जिससे हम सॉल्व करेंगे। z जैसा मैंने बताया, z जो है n का इमीडिएट नेबर है, तो ये वाली प्लेस और ये वाली प्लेस दोनों z के लिए हो सकती हैं। अभी हम फिलहाल इस प्लेस में देख रहे हैं कि अगर हम z को यहाँ पर लेकर क्वेश्चन को करते हैं तो क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ये पहली पॉसिबिलिटी है, हो सकता है इसी पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया m जो है z का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो z अगर हमने यहाँ पर लिया है तो m यहाँ पर नहीं आएगा। तो अब देखते हैं m को हम कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं। अगर हम m को यहाँ बैठाते हैं इस पोजीशन पे, और जैसा कि हम जानते ही हैं कि आउटवर्ड फेसिंग हैं सारे लोग, तो m के फोर्थ लेफ्ट में
m के फोर्थ लेफ्ट में k आना चाहिए। तो अगर हमने m को यहाँ बैठा दिया तो 1 2 3 4 यहाँ पर m आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो x है, तो ये वाली प्लेस भी m के लिए नहीं होगी। अब हम m को अगर यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पर अगर हम m ले लें तो यहाँ पर k आ सकता है। तो ये वाली कंडीशन, ये वाली प्लेस हम रख सकते हैं। बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर सपोज m रखते हैं तो 1 2 3 4, अगर हमने यहाँ पर रखा 1 2 3 4, अगर हमने m को यहाँ पर रखा तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी k नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले से z यहाँ पर बैठा हुआ है। और अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर अगर रखते हैं तो यहाँ पर भी k होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर n है पहले से ही, तो k के लिए जगह नहीं बचेगी क्योंकि पहले से यहाँ n बैठा हुआ है। तो m को हम यहाँ भी नहीं ले सकते। तो हमारे पास सिर्फ ये वाली प्लेस जो है m के लिए सही रहेगी, बाकी कोई भी जगह हम m को नहीं बैठा सकते। तो हम m को यहाँ बैठाते हैं। हमने m को यहाँ बैठाया और m के फोर्थ लेफ्ट में k है, तो 1 2 3 एंड 4, फोर्थ लेफ्ट में k है, तो हमने k को यहाँ पर रख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। m इज द नेबर ऑफ j, यहाँ पर हमने लिखा है m j का नेबर है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। n नेबर ऑफ z पहले हो गया। L जो है वो y और j का नेबर नहीं है। ये वाली कंडीशन से हम अब आगे बढ़ सकते हैं। L जो है वो y का भी नेबर नहीं है और j का नेबर भी नहीं है। तो सपोज अगर हम L को यहां पर बैठा दे, इन दोनों जगह में से किसी एक जगह हम L को अगर बैठाते तो y और j जिसके साथ L को हम नहीं बैठा सकते, तो उसमें से एक, तो क्योंकि अब 3 ही प्लेसेस बची हैं हमारे लिए, तो अगर हम L को यहाँ बैठा देंगे, अगर हम L को यहाँ बैठा देंगे या यहाँ बैठा देंगे तो J या Y के साथ उसको एक प्लेस शेयर करनी ही होगी। जैसा कि मैं बता देता हूँ, सपोज अगर हमने L को यहाँ बैठा दिया तो अब 2 ही प्लेसेस बची हुई हैं और 2 लोग बचे हुए हैं Y और J। तो Y और J, अगर यहाँ पे Y और J कहीं भी, यहाँ Y या J में से किसी को भी बैठा दें या यहाँ Y और J में से किसी को भी बैठा दें, तो यहाँ पे अगर L को हम रखते हैं तो L को Y और J के साथ प्लेस शेयर करना ही पड़ेगा, जो हमारी कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि L जो है वो Y का इमीडिएट नेबर भी नहीं होना चाहिए और L J का भी इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए। तो हम L को यहाँ पर तो बैठा ही नहीं सकते। सेम ही कंडीशन यहाँ पर भी होगी। अगर हमने L को यहाँ पर बैठा दिया तो भी उसको Y और J में से किसी के साथ प्लेस शेयर करना होगा, इमीडिएट नेबर बनना होगा, और जो हमारी कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। तो सीधे सीधे L यहाँ हमारे पास नहीं आएगा, L को हम यहाँ बना लेंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। L की प्लेस है जो यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। M इज अ नेबर ऑफ J, M जो है J का नेबर है। तो हो गया, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। M यहाँ है, L पहले से एक प्लेस ऑक्यूपाई कर लिया है यहाँ पर। ये M के 2 नेबर हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट में हमेशा हर एक पर्सन के 2 नेबर्स होते हैं। पहला नेबर जो है वो L पहले से है, तो हमारे पास एक ही जगह बचती है J के लिए यहाँ पर। तो J हो गया, J की प्लेस यहाँ पर फिक्स हो गई और बस एक ही और पर्सन बचता है हमारे पास, Y। तो Y हमारे पास ये हो गया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर हमने देखा कि पहली ही पॉसिबिलिटी में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर हमने दूसरी पॉसिबिलिटी ली होती, हमने Z को यहाँ पर माना था, अगर हमने दूसरी पॉसिबिलिटी ली होती Z को यहाँ मानते, तो हमारा आंसर डेफिनेटली गलत आता। हमें पहली बार में ही ये मिल गया है। अगर हमने Z को, सपोज ये तो मैंने रैंडमली Z को यहाँ पर बैठा दिया, सपोज अगर Z को हमने यहाँ पर बैठाया होता तो हमारा आंसर ऑब्वियसली गलत आता। तो हम उस पॉसिबिलिटी को हमें डंप करके फिर हमें इस वाली पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखना होता है। इसलिए मैंने ब्लू से बनाया हुआ है। हमने जिससे क्वेश्चन को स्टार्ट किया था वो ब्लैक से है, और ये पॉसिबल प्रोबेबल प्लेसेस को बैठाने के लिए मैंने ब्लू मार्कर का यूज किया है। लेकिन लकीली पहले ही स्ट्रोक में हमारा क्वेश्चन सही हो गया है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं।
यहां दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है P, Q, R, S, T and W are sitting around a circle facing the center. P, Q, R, S, T और W ये एक सर्कल के अराउंड बैठे हैं और सेंटर को फेस कर रहे हैं। तो यहां पर 6 लोग हैं। तो जल्दी से हम बना देते हैं ये अरेंजमेंट। ये है सर्कल एंड देर आर 6 पीपल, 6 फ्रेंड्स, P, Q, R, S, T एंड W। ये सर्कल है और ये सब सेंटर को फेस कर रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस हम जानते हैं सेंटर को फेस करते हुए ही आते हैं, ये डिफॉल्ट ओरिएंटेशन है लूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। R is third to the left of X, who is second to the left of T। ये काफी अच्छा क्लू है, हम पहले ही क्लू से शुरू कर सकते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम स्पेस कवर कर रहा है और हम इस क्वेश्चन से मतलब इस कंडीशन से हम क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। तो पहले ही क्लू से हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। R is third to the left of X, तो हम यहाँ X को यहाँ मान लेंगे और X के थर्ड लेफ्ट में R है। R is third to the left of X, तो इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया, सेकेंड लेफ्ट ये हो गया और थर्ड लेफ्ट ये हो गया, तो R यहाँ पर आ जाएगा। R is third to the left of X, who is second to the left of T। X who is second to the left of T, यहाँ हम दूसरे पर्सन सेकेंड पर्सन की बात कर रहे हैं। X who is second to the left of T, तो यहाँ पर X जो है T के सेकेंड लेफ्ट में होगा। यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं, यहाँ वो समझ लेते हैं X who is second to the left of T, तो समझते हैं लोग R के बारे में बात कर रहे हैं, बट नहीं, यहाँ हम सेकेंड प्लेस पर बात करेंगे, सेकेंड पर्सन में बात करेंगे, सॉरी, सेकेंड पर्सन जो कि X है, तो X who is second to the left of T, तो X जो है T के सेकेंड लेफ्ट में है, तो X T के सेकेंड लेफ्ट में है, तो T यहाँ पर आएगा। T का इमीडिएट लेफ्ट ये और सेकेंड लेफ्ट ये यहाँ की, यानी कि X। अब हम आगे बढ़ते हैं। W is second to the right of P, who is not an immediate neighbor of X। W जो है P के सेकेंड राइट में है, जो कि X का नेबर नहीं है। तो P के लिए कौन सी जगह बच जाएगी? P X का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो P के लिए ये दोनों जगह, ये दोनों प्लेसेस तो हो नहीं सकती। ये दोनों प्लेसेस पहले से ही ऑक्यूपाइड है, तो P के लिए कोई और ऑप्शन नहीं बचता हमारे पास। P हमको यहां पे ही रखना पड़ेगा। W is second to the right of P, who is not an immediate neighbor of X। तो W is second to the right of P। W जो है P के सेकेंड राइट में है। P की प्लेस हमारी यहां पे फिक्स हो चुकी है, तो W is second to the right of P, who is not an immediate neighbor of X। तो W is second to the right of P, बट यहाँ पर तो X है। It's not possible to have W at a place second to the right of P। I think क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। Can you figure out the error? ओके, यहाँ पर X की हम बात कर रहे थे, हमारे क्लू में X है, बट हमने जब शुरुआत में देखा था P, Q, R, S, T एंड W, सिर्फ 6 लोग हैं, वहाँ पर X मेंशन नहीं है, तो ऑब्वियसली ये अरेंजमेंट ही गलत है। इट्स अ पुअरली स्टेटेड क्वेश्चन, यहाँ पर X भी होगा। सो P, Q, R, S, T, X एंड W, ये 7 लोग हैं, ना कि 6 लोग। ये अरेंजमेंट हमारा सही नहीं है। So this is a circle and we need 7 friends। Apologies for the error।
P, Q, R, S, T, X and W are sitting around a circle facing the center. P, Q, R, S, T, X और W ये 7 लोग हैं। तो हम अब यहाँ से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। 7 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। ओके, वी हैव 7 पीपल। R is third to the left of X। तो यहाँ पर हम X को ले लेंगे, सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। 1 2 3 R यहाँ पर आ जाएगा। So R is third to the left of X. Who is second to the left of T? X second to the left of T है, तो T को यहां पर रखेंगे, तो T का इमीडिएट लेफ्ट ये और सेकंड लेफ्ट X यहां पर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। W is second to the right of P, who is not an immediate neighbor of X। तो W जो है P के सेकंड राइट में है और P जो है X का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो P के लिए ये दो प्लेसेस नहीं हो सकती। X का इमीडिएट राइट नहीं है P, सॉरी X का इमीडिएट नेबर नहीं है P, तो P ना तो यहाँ पर हो सकता है और ना ही P यहाँ पर हो सकता है। P के लिए हमारे पास सिर्फ 2 प्रोबेबल जगह है, एक P या तो यहाँ पर हम कर लें या फिर P यहाँ पर हम कर लें। हम 1 बाय 1 देखते हैं P कहाँ पर हो सकता है। P के सेकेंड राइट में हमें W चाहिए। W इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P। तो P के सेकेंड राइट में हमें W चाहिए। अगर हमने P को यहां पर रख दिया, तो सपोज अगर हम P को यहां रख देते हैं, तो P के सेकेंड राइट में तो यहां X बैठा हुआ है, W नहीं हो पाएगा, तो P हम यहां पर नहीं लेंगे, P को हमें यहीं लेना पड़ेगा। तो P की प्लेस हमारे पास कंफर्म हो चुकी है। P और P के सेकेंड राइट में, फर्स्ट इमीडिएट राइट में R बैठा हुआ है पहले से, और सेकेंड राइट में यहां पर W। तो W is second to the right of P, who is not an immediate neighbor of X। हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब 2 प्लेसेस हमारे पास खाली हैं। S is not an immediate neighbor of W। तो S जो है W का इमीडिएट नेबर नहीं है। 2 ही प्लेसेस हैं, एक तो इमीडिएट नेबर है W का, तो S वहां पर नहीं होगा, हमें ये कह दिया गया है। तो S के लिए कोई और जगह नहीं है, S यहां पर आएगा। और Q, बस एक ही प्लेस बची है Q के लिए, तो Q यहां पर आ जाएगा। और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो ये भी क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, वरना क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान है। पहले वाले से तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि पहले में हमें 2 पॉसिबिलिटीज़ बनानी पड़ रही थी। लकीली पहली पॉसिबिलिटी में ही हमारा आंसर आ गया। बट ये जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है, इट्स रिलेटिवली ईजियर देन द फर्स्ट वन, और ये पहले ही स्ट्रोक में सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नीतू, प्रिया, सिद्धू, रानी, मीता, गीता एंड मुक्ता। तो यहां पर कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अगेन यहां पर 7 लोग हैं। दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो फिर से सर्कुलर अरेंजमेंट, और 7 फ्रेंड्स हैं यहां पर। तो हम फिर से एक सर्कल बना देंगे और 7 फ्रेंड्स को बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, and they all are facing the center। very very important। तो हम सबको सेंटर की तरफ फेस करवा देते हैं। अब हम आगे देखते हैं। नीतू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मुक्ता एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ रानी। पहला ही क्लू हम देखें अगर, तो नीतू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, ये थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये क्लू। नीतू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मुक्ता एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ रानी। तो हम इसी क्लू से शुरू करते हैं। यहां पर ये हो गई मुक्ता एंड नीतू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मुक्ता। तो मुक्ता के थर्ड लेफ्ट में हमें नीतू चाहिए, तो इमीडिएट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट एंड थर्ड लेफ्ट। तो नीतू यहां पर हो जाएगी। एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ नीतू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मुक्ता एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ रानी। यहां पर हम फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। वहां हम सेकंड क्वेश्चन में देखें तो x हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ t, जब x इस तरह से बोला जाता है x हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ t,
तो यहाँ हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस स्टेटमेंट में हमें देखना होगा नीतू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मुक्ता एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ रानी। इसका मतलब ये है नीतू मुक्ता के थर्ड लेफ्ट में है और नीतू ही रानी के इमीडिएट राइट में है। तो यहां हम नीतू की ही बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन की ही बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है यहां पर। तो रानी के इमीडिएट राइट में है, तो रानी यहां पे तो आएगी नहीं, रानी यहां आएगी, ताकि रानी अगर यहां आ जाए तो रानी के इमीडिएट राइट में यहां पर नीतू है। अब आगे चलते हैं। प्रिया इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ गीता हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मीता। तो ये आखिरी क्लू है, प्रिया इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ गीता। प्रिया जो है, प्रिया इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ गीता, तो ये गीता के सेकेंड लेफ्ट में है, कुछ इस तरह से। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि हमें एक पर्सन फिर गैप करके फिर एक पर्सन चाहिए, तो हम प्रिया और गीता को हमारे इस अरेंजमेंट में कहां कहां बैठा सकते हैं। अभी हम यहां बात नहीं कर रहे हैं कि प्रिया और गीता कहां होगी, हमें बस ये देखना है कि दोनों के बीच में बस एक पर्सन का गैप होना चाहिए। तो यहां पे तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहां पर एक पर्सन गैप करके रानी आ जाएगी और एक पर्सन पे गैप करके मुक्ता आ जाएगी। यहां पर कर नहीं सकते, क्योंकि यहां पर भी एक पर्सन पे गैप करके यहां पर मुक्ता है और इस तरफ से भी एक पर्सन गैप करके नीता है। सर्टेनली वो दो कंडीशन जो है हमारे पास फटाक से हमको दिखना चाहिए कि प्रिया और गीता के लिए ये दो प्लेसेस ही अप्रोप्रिएट हैं, सही हैं। तो हम कहाँ किसको बैठाएंगे? गीता के सेकंड लेफ्ट में है प्रिया, प्रिया इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गीता, तो गीता को ऑब्वियसली हमें यहां पर बैठाना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर फेसिंग लोग हैं सारे, और गीता के सेकंड लेफ्ट में प्रिया है, तो गीता के इमीडिएट लेफ्ट में तो यहां पर पहले से मुक्ता बैठी हुई है और गीता के सेकेंड लेफ्ट में आ जाएगी हमारी प्रिया। अब दो प्लेसेस बाकी हैं। प्रिया इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ गीता हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मीता। अब यहां पर सेकेंड पर्सन यानी कि गीता की बात हो रही है, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मीता। तो गीता जो है मीता की इमीडिएट नेबर नहीं है, तो गीता की पहली नेबर की प्लेस तो पहले से ही ऑक्यूपाइड है जहां पर मुक्ता बैठी हुई है, और हम मीता को यहां पर नहीं बैठाएंगे क्योंकि हमें पता है कि गीता की इमीडिएट नेबर मीता नहीं है, गीता हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मीता। तो मीता को हम यहां नहीं बैठाएंगे, मीता आ जाएगी हमारी यहां पर, मीता हो गई। और बस जो एक प्लेस हमारी बाकी है दैट इज सिद्धू। तो सिद्धू को हम, एक ही प्लेस बची है, सिद्धू को हम यहां पर बैठाएंगे और इस तरह से वन स्ट्रोक में ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सो दिस वाज आल्सो एन इजी क्वेश्चन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है MN PK R T एंड W। तो पहले लोग काउंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो MN P K R T एंड W, ये 7 लोग आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर। अगेन सर्कुलर अरेंजमेंट एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर। आई थिंक आई शुड ड्रॉ इट वुड्स। फिर से 7 लोग, सर्कुलर अरेंजमेंट एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्लू है N इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ K। पहले ही क्लू में काफी इंफॉर्मेशन है, हम इसी से शुरू करते हैं। तो N इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, तो हम P को यहां पर बैठा देते हैं। P इज हियर, P को हमने यहां बैठाया। N इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, तो P का इमीडिएट राइट है ये और सेकेंड राइट है यहां। सो N इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, N इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P। अब यहां पर लिखा है हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ K, यहां पर सेकेंड पर्सन यानी कि P की बात हो रही है। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ K, तो P जो है K के थर्ड राइट में है, तो K को हम कहां बैठाएंगे?
के को हम यहाँ बैठाते हैं तो के का इमीडिएट राइट हो गया ये, सेकेंड राइट हो गया ये, और थर्ड राइट यानी कि पी, के बिल्कुल सही जगह पर है। तो हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के? पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। ओके, आगे बढ़ते हैं। टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। तो यहां पर टी जो है, टी जो है वो डब्ल्यू के थर्ड राइट में है। टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन। सो डब्ल्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन। अब ये क्लू को हमने लिख लिया है। अब m इज थर्ड टू द राइट ऑफ r। सो m के बारे में और इंफॉर्मेशन लिखी हुई है दैट m इज थर्ड टू द राइट ऑफ r। तो कुछ इस तरह से हम क्लू को लिख देंगे। हमने क्लू को नोट डाउन कर लिया है। अब देखते हैं, यहां हम w से शुरू करते हैं क्योंकि w के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि w इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ n। तो w जो है n का इमीडिएट नेबर नहीं है, और w के थर्ड राइट में t इज थर्ड टू द राइट ऑफ w। w के थर्ड राइट में हमें t को बैठाना है। सो n का इमीडिएट नेबर नहीं है w, तो w ना तो यहां पर आ सकता है और ना ही यहां पर आ सकता है। तो w के लिए हमारे पास ये दो चॉइसेस बच जाएंगी, एक ये और एक ये। लेकिन ये एक इकलौती कंडीशन नहीं है हमारी, हमें ये भी देखना है कि w के थर्ड राइट में हमें t को बैठाना है। सो 1, 2 एंड 3 t यहां पर आ सकता है, तो ये प्लेस w के लिए सही है। दूसरी प्लेस भी हम देख लेते हैं वो सही है कि नहीं। सपोज अगर हम w को इस प्लेस पर माने यहाँ पर, सो 1, 2 एंड 3 t को यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर n ऑलरेडी बैठा हुआ है तो w हमारा यहाँ नहीं आएगा। ये सब हमें बना के देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें विजुअली ही, हमें ऐसे ही ऊपर से ही विजुअलाइज करना पड़ेगा, देखना होगा। तो w जो है सिर्फ यहाँ पर आ सकता है और किसी जगह नहीं आ सकता। तो w इमीडिएट राइट ये, सेकेंड राइट ये और थर्ड राइट ये। तो w के थर्ड राइट में t। अब हम और आगे देखते हैं r और m। तो m जो है वो r के थर्ड राइट में है। यही दो प्लेसेस बाकी हैं हमारी, थर्ड राइट यहाँ पर आएगा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा कुछ है नहीं, r होगा यहाँ, और r के इमीडिएट राइट, सेकेंड राइट और थर्ड राइट ये होगा m। तो r के थर्ड राइट में m, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये भी वन स्ट्रोक में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तो आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन की लेंथ को देखकर ही हमें समझ में आ रहा है कि ये एक स्ट्रोक में होने वाला क्वेश्चन तो नहीं है। बड़ा पैसेज है, बड़ा क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन, हर एक लाइन क्वेश्चन की अच्छे से पढ़नी है और उससे अच्छे से कंडीशंस को नोट डाउन करना है, जो प्रिसाइज हो, जो एकदम साफ हो, क्लियर हो। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। 7 persons A, E, I, O, U, B and C, ये 7 लोग हैं। They are sitting in a straight line facing north। ये लोग एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं और सब नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। ये 7 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये सब लोग एक रो में बैठे हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, और ये सब नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, मतलब कुछ इस तरह से। अब ये नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है तो हमें देखना है कि हम ही खड़े हैं ऐसे और हमारा नॉर्थ ऐसे है, तो हमारा लेफ्ट जो है वो इस तरफ होगा और राइट जो है वो इस तरफ होगा। तो अगर ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो इसका राइट इस तरफ होगा और इसका लेफ्ट इस तरफ होगा। अगर हम इस पर्सन के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसका इमीडिएट राइट यहाँ पर, सेकंड राइट यहाँ पर और थर्ड राइट यहाँ पर। तुरंत दाहिना, तुरंत दाएं ये बैठा है, दाएं से दूसरा ये वाला यानी कि सेकंड टू द राइट और थर्ड टू द राइट, दाएं से तीसरा यानी कि ये वाला जो है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को, ये हम जब अरेंजमेंट पहली लाइन पढ़ते हैं और अरेंजमेंट समझते हैं कि ये अरेंजमेंट किस तरह का है, तो हमारे दिमाग में विजुअली ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि ये किस तरह का सवाल है, हमें किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, किस तरह से सोचना है। तो कुछ इस तरह का है ये। सब लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। अब हम एक एक करके कंडीशन को देखेंगे, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ऑब्वियसली ये तो जाहिर सी बात है, सेम ऑर्डर में नहीं होगे, नहीं तो सॉल्व करने के लिए बचेगा क्या। तो पहला क्लू है,
U sits third from the right end। तो U जो है थर्ड है राइट एंड से, तो U कुछ ऐसा होगा, ये राइट एंड है यहाँ पर ऐसे, और U कुछ यहाँ पर होगा इस तरह से। तो हम बना देते हैं अरेंजमेंट को अपने। ये यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 and 7 and all of them are facing north। U के बारे में कहा गया है कि U sits third from the right end। जो दायां अंत है, दाहिना अंत है, उससे तीसरे स्थान पर है, दाएं अंत से तीसरे स्थान पर है U। तो U का ये हो गया एक्सट्रीम राइट, ये जो प्लेस होगी ये होगी एक्सट्रीम राइट, ये होगी सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, और ये थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। तो ये 7 लोग हैं और U जो है थर्ड फ्रॉम द राइट एंड है, ये क्वेश्चन में लिखा गया है U सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। तो थर्ड से राइट एंड U यहां पर होगा। अब हम आगे चलते हैं। E सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। हम कंडीशन को नोट डाउन कर लेते हैं। ये तो हमने बना ही लिया है, तो U वाला लिखने की जरूरत नहीं है। हम एक करके कंडीशन को लिखेंगे। E सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। तो E जो है C के थर्ड राइट में है, कुछ इस तरह से। Who is not an immediate neighbor of I और A। तो एक एक करके पढ़ेंगे। C who is not an immediate neighbor of I और A, मतलब C जो है ये ना तो I का नेबर है और ना ही A का नेबर है, तो इन दोनों को ऐसे करके हम क्रॉस कर देंगे। तो C ना तो I का नेबर है और ना ही A का नेबर है। तो ये कंडीशन मैंने नोट डाउन कर ली। Who is not an immediate neighbor of I और A, और A who sits third to the left of O। तो यहां पर A के बारे में बात की जा रही है, I और A। यहां पर who sits third to the left of O, तो A जो है A in turn sits to the left of O। तो A जो है वो खुद O के थर्ड लेफ्ट में, मतलब बाएं से तीसरे स्थान पर O के A बैठा हुआ है। अब यहां पर है O sits A who sits third to the left of O। अब O के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है, O who is an immediate neighbor of C। तो O जो है C का इमीडिएट नेबर है, O C। तो इसको हम इस तरह से बना लेंगे। O जो है C का इमीडिएट नेबर है, O और C दोनों पड़ोसी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। Who is an immediate neighbor of C? U sits between O and E। तो U जो है, अब ये वाले क्लू को कैसे नोट डाउन करना है। U जो है O और E के बीच, एकदम बीचों बीच बैठा है। तो इसे हम नोट डाउन कैसे करेंगे। मान लीजिए ये है U और O E। इस तरह से भी हो सकता है कि ये पहले O U और E इस तरह से बैठे हो, दोनों के बीच में O और O U और U E के बीच में कोई भी स्पेस ना हो, इस तरह से भी हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है O U और E। इसका मतलब ये कि O और U के बीच में एक पर्सन होगा और U और E के बीच में भी एक पर्सन होगा, मतलब एक पर्सन के गैप में ये तीनों बैठेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है दैट O के बाद 2 पर्सन, फिर गैप करके U, और फिर U के बाद भी 2 पर्सन और फिर E। तो अब टोटल यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लोग हो गए यहाँ पर। या तो ये इस तरह का अरेंजमेंट होगा, या तो इस तरह का अरेंजमेंट होगा, या तो इस तरह का अरेंजमेंट होगा। अब हम तीनों इस तरह से तो लिखेंगे नहीं, तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। और ये भी जरूरी नहीं है कि O U से पहले आए, E, हमें ये कहा गया है O और E के बीचों बीच में है, मतलब E भी पहले हो सकता है और O भी पहले हो सकता है। तो हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ये है हमारा U। क्लू को नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लोग इसमें गलती करते हैं। तो O, सपोज हम यहाँ पे O लिख देते हैं और यहाँ पर E लिख देते हैं, और इसके बीच में ऐसे डैश लगा देते हैं और कुछ इस तरह से बना देते हैं। इसका मतलब यह है कि O और U के बीच में जितने लोग हैं उतने ही E और U के बीच में भी हैं। तो ये 2 पैरेलल लाइंस हमने यहाँ पर, 2 समानांतर रेखाएं हमने यहाँ पर खींच दी। तो इससे ये पता लग रहा है O और U के बीच में भी
ओ और यू के बीच में जितने लोग हैं, एज मेनी पीपल सिट बिटवीन ओ एंड यू एज डू बिटवीन यू एंड ई। ओ और यू के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग यू और ई के भी बीच में हैं। अब ओ और ई जो है दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम इस तरह से बना देंगे, ये कुछ ऐसा लूप जैसा हो जाएगा। ओ और ई की प्लेस फिक्स नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि यू जो है ओ और ई के बिल्कुल बीच में है, और इन दो तीनों की आपस में जो है जो स्पेस है दोनों के बीच में वो बराबर होगा। ओ और यू के बीच में जितने लोग हैं उतने ही ई और यू के बीच में होंगे। सो आई होप ये क्लू आपको क्लियर है, किस तरह से क्लू को रीड करना है और किस तरह से इसको नोट डाउन करना है, पेन डाउन करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब हम चलते हैं सिट्स बिटवीन ओ एंड ई। अब यहाँ पे ई के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है, ओ एंड ई सिट, यू सिट्स बिटवीन ओ एंड ई, हु सिट्स ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, ई हु सिट्स ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई। तो ई जो है खुद जो है आई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो कुछ इस तरह से हम बना देंगे, ई जो है आई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, नॉर्थ फेसिंग है तो कुछ ऐसा ही होगा। Who sits on the immediate left of I। अब यहां पर हम देखते हैं अगला क्लू, neither E nor B sits at any end of the line। तो ना तो E और ना B एक्सट्रीम एंड पर बैठेंगे। एंड ऑफ द लाइन मतलब एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड कौन से हैं? ये 7 लोग हैं, तो पहले स्थान पर या 7वें स्थान पर। तो एक एक्सट्रीम एंड हो गया ये वाला, और एक एक्सट्रीम एंड हो गया ये वाला। आई होप यू कैन सी इट, ये वाला। तो ये वाली प्लेस और ये वाली प्लेस, ये वाली और ये वाली, इन दोनों जगह पर B और नाइदर E नॉर B और E ये वाली एक्सट्रीम एंड वाली जगह पर नहीं आ सकते। तो E एक्सट्रीम एंड को हम सबस्क्रिप्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, और B सबस्क्रिप्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, इंडिविजुअली ऐसे लिखेंगे। अगर हमें यह बताना होता E जो है, E या B एक्सट्रीम एंड पर है, तो एक्सट्रीम एंड सबस्क्रिप्ट में कोई भी लेटर हो जाएगा। जैसे E हमारा लेटर है, E एक पर्सन है, ठीक है। तो E के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी है कि वो एक्सट्रीम एंड पर बैठा हुआ है, एकदम किनारे बैठा हुआ है। अब या तो वो इस छोर पर बैठ भी सकता है या तो इस छोर पर भी बैठ सकता है, राइट। तो हम इस तरह से लिखेंगे E, और सबस्क्रिप्ट में मतलब उसके पैरों पर ऐसे सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे E यानी कि एक्सट्रीम एंड, ठीक है। मैं बता रहा हूं नोटेशंस जो है वो कस्टमाइज्ड रखिएगा, आपको जिस तरह से सूटेबल लगता है आप उस तरह से लिखिए। मैं इस तरह से लिखता हूं क्योंकि ये जल्दी होता है और काफी क्लियर भी होता है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि E और B एक्सट्रीम एंड पर बैठे हैं, लेकिन हमें ये बताना है कि वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठे हैं। तो हम वही करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। इससे ये पता चल रहा है कि ना ही E और ना ही B एक्सट्रीम एंड पर बैठे हैं। ये वाली प्लेस और ये वाली प्लेस पे E और B नहीं आ सकते। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्लू है, देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन I एंड U। तो I और U के बीच में बस एक पर्सन है, तो इसे भी हम बना लेंगे। I और U के बीच में बस एक पर्सन है, तो देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन I एंड U। I भी पहले हो सकता है, U भी पहले हो सकता है। तो I या तो यहां पर आ सकता है या फिर I यहां पर आ सकता है, दोनों में से कोई एक जगह पर आएगा, ओके। तो देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन I एंड U, बट दैट पर्सन इज नाइदर C और B। बट ये वाला जो पर्सन है ना, ये ना तो C होना चाहिए ना B होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना तो C होना चाहिए और ना ही B होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे क्लूज को नोट डाउन कर लिया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। सो हम देख सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी शायद हमें उतनी क्लियर ना हो, हालांकि एक पॉसिबिलिटी में भी बन सकता है। जैसे जैसे लोग प्रैक्टिस करते हैं तो विजुलाइज कर लेते हैं कौन सी वाली हमें पहले लेनी है या कौन सी वाली बाद में लेनी है। तो हम दो पॉसिबिलिटीज को पहले ही बना लेते हैं। ये एक और पॉसिबिलिटी हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 7। U यहां पर थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड था, U यहां पर, ये एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम है। अब हमारे पास कंडीशन ये दी हुई है कि U
और I के बीच में बस एक पर्सन है जो कि C या B नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसे शुरू करते हैं। पहली प्लेस में हम I को यहाँ पर ले लेंगे और दूसरी प्लेस में हम I को यहाँ पर ले लेंगे। हमने ये 2 केसेस बना लिए हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ I के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि I के इमीडिएट लेफ्ट में E बैठा हुआ है, तो E को भी हम यहाँ पर बना लेंगे। तो E यहाँ पर बन गया। अब E के बारे में हमें कहा गया है कि E जो है C के थर्ड राइट में बैठा है। यहाँ पर हमें दिया हुआ था E सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। तो डेफिनेटली E अगर यहाँ है तो C के थर्ड राइट में वो नहीं आ सकता, क्योंकि E के लेफ्ट में तो एक ही है, तो उसका तो इमीडिएट राइट हो रहा है C, तो यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, तो C को कहाँ बैठाएंगे। तो ये वाली कंडीशन गलत हो गई और बस यही वाली कंडीशन बची है हमारे पास। तो 1 2 3, तो C को हम यहाँ बैठाएंगे। हमारी कंडीशन के हिसाब से C के थर्ड राइट में E बैठा हुआ है, तो C का इमीडिएट राइट है ये, सेकंड राइट है ये, और थर्ड राइट यानी दाहिने से तीसरी ओर है E। तो E यहाँ पर आ गया। अब हम देखते हैं O C का इमीडिएट नेबर है, तो O या तो यहाँ पर आ सकता है, O या तो यहाँ पर आ सकता है। लेकिन O के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि O के थर्ड लेफ्ट में A आना चाहिए। तो अगर हम O को अगर यहाँ बैठाएंगे तो थर्ड लेफ्ट में A तो आ ही नहीं पाएगा, तो O को हम डेफिनेटली, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास, यहाँ बैठाना पड़ेगा O को। और O के थर्ड लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट पे C बैठा है, थर्ड लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट ये है और थर्ड लेफ्ट A, तो एकदम एंड पर आ जाएगा O। तो 1 2 3 4 5 6 6 प्लेसेस हमारे पास भर चुकी है, बस एक ही प्लेस बाकी है हमारे पास, A E I O U B, बस B ही बचा था हमारे पास, तो B को यहाँ बैठाएंगे और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर हमने देखा 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनी थी, हालांकि बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्लैरिटी के लिए मैंने बना दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली हम देखेंगे E को अगर हम यहाँ पर लेंगे, हमारे पास शुरू में डायलेमा क्या था कि I E U, U यहाँ पर बैठा है, U से एक गैप कर कर I है, तो I को अगर हम यहाँ पर ले लेते, तो I को हमने जैसे यहाँ पर ले लिया, तो I को हमने यहाँ पर ले लिया और I के इमीडिएट लेफ्ट में E है, तो E के लिए हमें और जगह, हम E के लेफ्ट में हमें और जगह चाहिए थी जहाँ पर हम C को बैठाएं। तो ये तो हम विजुअलाइज कर सकते थे इतना कि ये वाली पॉसिबिलिटी से आंसर नहीं आएगा, मैंने आपको क्लैरिटी के लिए बता दिया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। बट एग्जाम में अगर आपको डाउट हो रहा है या आप अभी आप ये सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू किए हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ लेने से बिल्कुल भी मत हिचकिए, बिल्कुल हेजिटेट मत करिए। तो क्योंकि ये दूसरी वाली पॉसिबिलिटी जो है, इसलिए इसको मैंने दूसरे नंबर पर बनाया नीचे, क्योंकि कैंसिल होना ही था इसको। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो तुरंत ही गलत हो गई और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो हमने देखा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी अगर हम कंडीशंस को 1 बाय 1 बहुत प्रिसाइसली, बहुत ध्यान से हर एक कंडीशन को नोट डाउन करें, तो हम धीरे धीरे करके हम सही अप्रोच रखें तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी जो क्लूज दिए हुए थे उससे ही हमारा आंसर आ गया। एक और कंडीशन थी, U जो है वो E और O के बीच में बैठा हुआ है, तो यहां पर भी हमने देखा U जो है O और E के बीच में बैठा हुआ है। बाकी क्लू से ही हमारा आंसर आ गया, तो ये क्लू हमको यूज नहीं करना पड़ा। बट ये क्लू देखिए, तो इस क्लू के हिसाब से भी ये कंडीशन, ये जो हमने अरेंजमेंट जो हमने बनाया है, वो ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। U जो है O और E के बीचों बीच बैठा हुआ है। तो दैट वाज द वीडियो गाइस, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो। एंड अगर आपका कोई भी सजेशन है या कोई भी डाउट है, प्लीज लेट अस नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज लाइक, कमेंट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू सक्सेस प्राइड। थैंक यू।